मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी से सभी प्यारे साथी जुड़ेंगे और आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2024 का के में पूछे गए पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा लेवल 1 में पूछा गया है ये है, फिर कल लेवल 2 का करेंगे। लेकिन अब कहूँ मैम क्या लेवल 1 लेवल 2 के लिए है, तो ये दोनों लेवल के लिए आपकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए सफिशिएंट है आपकी ये पेडागोजी। तो सभी सेशन से जुड़िएगा, आ जाएंगे जल्दी से। तो एक बार मैं एक पर आ जा अच्छा, पहले गद्यांश है, गद्यांश को कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि आपने कहा था मैम गद्यांश भी लेकर आया करें। तो मैं गद्यांश और पेडागोजी दोनों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया? जब मानव ने मन के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन हुए। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थीं। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को क्या कहा गया है? ज्ञान योग, सहज योग, ब्रह्म योग या राजयोग? प्रश्न नंबर 1, अगर आप देखें भाई आनंद दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को क्या कहा गया है? ये कह रहे हैं ज्ञान योग कहा गया है आनंद दर्शन के अनुसार। ठीक है, सिर्फ अनुवाद की ही क्लास होगी। अनुवाद कहाँ हो रहा है? ये तो गद्यांश है, गद्यांश के बाद पेडागोजी करेंगे। ठीक है, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जितने प्यारे बच्चे देख रहे हैं लाइक शेयर करते रहें। और प्रश्न नंबर 2, खामियां शब्द कैसा है? तद्भव है, तत्सम है, आगत है कि देशज है? खामियां शब्द कैसा है? क्या ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है, आगत है, कैसा है? प्रश्न नंबर 2, तत्सम तो है नहीं, खामी उर्दू का शब्द है ना, अरबी फारसी का शब्द है, तो ये आपका आगत है, दूसरी भाषा से लिया हुआ। जो किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं उसको आगत कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। मानसिक दुनिया से तात्पर्य मन में उठने वाले भाव, मन भावन दुनिया, काल्पनिक दुनिया और मन की स्थिति बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 का जवाब क्या होगा आपके अनुसार? मानसिक दुनिया से तात्पर्य, आप देखो गद्यांश में कि आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा गया है। तो मानसिक दुनिया इसमें क्या है? मानसिक दुनिया क्या है? वाणी ने सी ऑप्शन दिया है, मनु सिंह, मंजीत ने डी दिया है। प्रश्न नंबर कौन से का दे रहे हो आप, ये तो बता दो। कईयों ने प्रश्न नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, तो शिमला, राजभार, सी, वेरी गुड। मानसिक यानी कि काल्पनिक दुनिया जो आपके कल्पनाओं में चलती है, वह मानसिक दुनिया काल्पनिक दुनिया है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है? अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अपनी कमियों को दूर करने। तो मनुष्य को किसकी जरूरत है? आप गद्यांश देखें और पहचानें कि मनुष्य को किसकी जरूरत है। प्रश्न संख्या 4, मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सके और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सके, तो बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपनी खामियों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या उत्तर होगा? एक मिनट, मनुष्य को किसकी जरूरत है? क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित कमियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया अपेक्षा मानसिक दुनिया में खामियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपका उत्तर, बताएंगे। अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की जरूरत है? नहीं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोज करने की जरूरत नहीं है ना? तो क्या है? अपनी क्षमता को पहचानने की नहीं, उसमें है खामियों को पहचाना। खामियां क्या है? कमियां। तो कमियों को दूर करने की जरूरत है। आप देखेंगे यहाँ पर पुनः कि परिवर्तन होने लगा, लड़ाई अभी जारी, आगे रहेगी। आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन के ज्ञान को कहा। यह बदलाव अभी भी पूर्ण महत्व नहीं था, सापेक्ष महत्व का था।
मनुष्य ने अपने अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली, है ना। तो मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी, तो अपनी खामियों को कमियों को दूर करने की मनुष्य को आवश्यकता थी। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। दीदी जो हमने पहले वाला मैराथन लिया था उसको देखा, मॉक लगा 125 आए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पीडीएफ नहीं दिख रहा है, प्री पीडीएफ फोल्डर में जाओगे, है ना, और वहां पर जब टीचिंग एग्जाम वाले में जाओगे तो सीटेट के फोल्डर अलग बना होगा, सीटेट, और फिर उसमें सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सीडीपी और हिंदी के ही चल रहे हैं, तो उसमें आपको हिंदी वाला मिल जाएगा अलग। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लो, वो आपको समझाएंगे। ठीक है, अंतर्निहित का समानार्थी क्या नहीं है? समाविष्ट, समाहित, सन्निहित। मैम टाइमिंग सही कराइए, और कैसे करानी है टाइमिंग मुझे बताओ, क्या कराना है टाइमिंग में? बी ऑप्शन आप दे रहे हैं समायोजित। अच्छा, समायोजित क्यों नहीं है? समायोजित का अर्थ क्या है? जैसे मुस्कान ने ए दिया, कई बच्चे डी दे रहे हैं। कि सन्निहित कहा जाता है कि सभी गुण इसी में सन्निहित हैं, इसी में समाविष्ट हैं, है ना, और इसी में समाहित हैं। अंतर्निहित, समाहित, सन्निहित और समाविष्ट, ये तीनों आपके कैसे हैं? एक आर्थी हैं, या सॉरी मतलब पर्यायवाची हैं। लेकिन समायोजित, समायोजित का मतलब क्या है? किसी चीज का आयोजन करना, कि इसका समायोजन किया जा रहा है, समायोजित का मतलब वो होता है। ठीक है, तो यह अंतर्निहित से भिन्न अर्थ दे रहा है, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। परिवर्तन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। मानव मन के विकास के कारण। मानसिक चिंतन करने के कारण। 6 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा मुझे, परिवर्तन कैसे होने लगे? देखो जल्दी, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? कहाँ है मानसिक परिवर्तन? अभी आया तो था। मानसिक प्रत्येक एक बिंदु पर केंद्रित कर जाए। हाँ, मानसिक दुनिया में परिवर्तन ज्ञान योग कहा जाता है। और मतलब मानसिक परिवर्तन क्यों हुए थे? अपनी कमियों को दूर करने के कारण, है ना। जो अपनी खामियां थी उनको दूर करने के कारण, कमियों को दूर करने के कारण ये मानसिक परिवर्तन होने लगे थे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो मानसिक अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण जो है परिवर्तन होने लगे थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है ब्राह्मण की ऊर्जा, ब्रह्म और ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा की ऊर्जा। तो 7 का सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहलाती है ना। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 8, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कमियां थी। भौतिक में मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी। भौतिक में मानसिक जगत में एक सी कमियां थी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो गद्यांश देख लो, चाहे आप क्या कह रहे हैं गद्यांश में। जब मानव ने विकास के लिए भौतिक मानव दुनिया की खामियों की लड़ाई शुरू करी, तो भैया भौतिक जगत की अपेक्षा आपके मानसिक अंतर ज्यादा कमियां थी, है ना, मानसिक कमियां ज्यादा थी मानसिक दुनिया में। ये कह रहे हैं ना कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा, शुरुआती दिन आरंभिक दिन, तो आरंभिक दिनों में लोगों ने देखा कि मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थी भौतिक दुनिया की अपेक्षा। तो आपका भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय क्या है? भौतिक में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? मुझे जवाब दीजिएगा। आज इतनी कम संख्या क्यों है आपकी? हैं, मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में? कहाँ रह गए हो सभी? जवाब दीजिएगा जल्दी। भूत और इक, वेरी गुड, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या, अच्छा पद्यांश है। जीवन अर्पण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। ये हमारा पद्यांश है। नेक्स्ट आप देखेंगे इससे प्रश्न, समूह से भिन्न शब्द। एक ये भिन्न शब्द वाला प्रश्न, मानो
फेवरेट है सीटेट का, हर बार पूछा ही जाता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कई बार तो बहुत ही सरल प्रश्न आ जाता है, भिन्न आपको देखते ही पहचान लेते हो, कई बार थोड़ा कठिन भी हो जाता है, तो वो अभ्यास से अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो समूह से भिन्न शब्द बताओ। हंसना रोना, आशा निराशा, भिन्न भिन्न, पाना खोना। समूह से भिन्न शब्द बताएं। ये सभी हंसना रोना विपरीत शब्द है, लेकिन भिन्न भिन्न कैसा है, ये एक शब्द की पुनरुक्ति हुई है ना। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। आगे देखेंगे, आठों याम से तात्पर्य, 8 स्तर, 8 दिशाएं, 8 की संख्या, 8 प्रहर। आठों याम से क्या तात्पर्य है? आठों याम, तो आठों याम का मतलब है 8 प्रहर। 8 दिशाएं नहीं, 8 प्रहर। कहते हैं कि एक दिन में कितने, 8 प्रहर होते हैं। तो आठों याम का मतलब 8 प्रहर की बात की जा रही है। 12 नंबर प्रश्न, चाहे कितने भी दुखाएं मनुष्य को डैश, कार्य रोक देने चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, सदा शांत रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 का जवाब देंगे। चाहे कितने भी दुखाएं मनुष्य को क्या करना चाहिए? देखो ये रहा, हंसता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध, इसका इन्होंने कहा गतिमति हो ना अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम में, चलना हमारा काम है। यानी कि चाहे कितने भी दुख आ जाएं, आपका काम क्या है? कार्य करते रहना। चलने का मतलब क्या है? कार्य करते रहना, मुस्कुराना नहीं, कार्य करते रहना आपका काम है। कितना भी दुख आ जाए तो हमें हताश निराश होकर नहीं बैठना है, आशावादी होकर निरंतर चलते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, कविता के भावानुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं। आठों याम सुख दुख अपने अपने गतिमति, तो जीवन में हमेशा क्या रहते हैं? 13 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। भाव के अनुसार पूछ रहे हैं। देखो, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। ठीक है। तो आशा निराशा ये क्या है? ये सुख दुख है एक प्रकार से आपके। हंसना कभी रोना कभी, हंसता कब है? जब सुख आता है, रोता कब है? जब दुख आता है। तो हमारे जीवन में भाव पूछा है इन्होंने, एग्जैक्ट शब्द नहीं पूछा। भाव क्या है? तो सुख दुख हमारे जीवन में सदा रहते हैं। क्या है भाव? कि सुख दुख हमारे जीवन में सदा रहते हैं। ठीक। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न, जीवन कैसा है? आशा निराशा से भरा, आशाओं से घिरा हुआ, बेहद दुखद, बेहद सुखद। मैम आप भीग गई थी क्या? अरे भीगे नहीं है, सिर धोना भी कुछ होता है कि नहीं होता? नहाना धोना भी होता है, तो सिर धुला है और कुछ नहीं है। जीवन कैसा है? तो कहेंगे आशा निराशा से घिरा। कैसा है? तो भैया आशा निराशा से घिरा हमारा जीवन है। ठीक। 15 नंबर प्रश्न, जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण बताओ। अच्छा, उचित उदाहरण नहीं है, नेगेटिव पूछा है, बताओ जवाब। प्रश्न संख्या 15 का जवाब देंगे। पंद्रह का जवाब दे दो और लाइक शेयर कर दो। इतनी संख्या तो कम कभी नहीं हुई जितनी तुम आज सो रहे हो। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी खोना, कभी रोना कभी खोना, कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा। यानी कि आपको बताना है सही जवाब 15 का। तो भैया सोना गलत है ना? कभी सोना कभी रोना, लेकिन हंसना रोना खोना पाना आशा निराशा ये व्यक्त कर रहे हैं इस बात को। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गए 15 हमारे गद्यांश पद्यांश के। इसके बाद बढ़ते हैं पेडागोजी की तरफ। ठीक है। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? बताइएगा। प्रश्न संख्या 16, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा शुरुआत अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, गलत है ना? मातृभाषा में होनी चाहिए। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करें, ये भी गलत है। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं 17, पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है। स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है।
स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ा जाता है। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पठन किया जाता है। तो आपको गलत कथन का चयन करना है, ढूंढो कौन सा है गलत। मुकेश मौर्य डी दे रहे हैं, मनीष डी, मनु सी क्या है कि स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग के अंतर्गत ये होता है। थोड़ा प्रश्न ध्यान से पढ़ा है या कान पे लगाऊं दो चार है? मैं कह रही हूँ बार बार गलत कथन चुनना है। तुम सही बता रहे हो भाई, गलत कथन ये है स्किमिंग में गहराई से पढ़ा जाता है, नहीं स्कैनिंग में पढ़ा जाता है, और स्कैनिंग में सरसरी तौर पर। ये ऊपर के तीनों कथन सही हैं, हमसे पूछा है गलत कथन, तो आप बताओ गलत कथन क्या है? यहाँ पर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? सूचनात्मक, खोजबीन परक, कल्पनाशीलता या नियंत्रक यानी कि रेगुलेटरी? 18 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? इसीलिए जल्दबाजी में परीक्षा में भी गलत करके आते हैं हम, है ना? क्यों? क्योंकि प्रश्न गलती से जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। तो सीटेट में तो हमेशा ये ध्यान रखना, सीटेट के सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान से पढ़ना। उत्तर तो ध्यान से लगाते ही लगाते हो, लेकिन वो ध्यान से तभी लगेगा जब प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, 18 का आप दे रहे हैं बी, खोजबीन परख। खोजबीन परख, बिल्कुल। जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर रहे हैं, तो पूछना मतलब कि उनको क्यूरियोसिटी है, वो जानकारी जानना चाहते हैं। जहाँ पर वो कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो खोजबीन परख उनका दृष्टिकोण होता है, सूचनात्मक थोड़ी होता है। सूचना का मतलब आप केवल सूचना बता रहे हो, फैक्ट बता रहे हो, सीधा सीधा। आगे चलें, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? संरचना निर्भरता, वियोजन सामर्थ्य, विस्थापन या यादृच्छिकता? बताइएगा ABCD। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैम मैं आजकल खोया खोया रहता हूँ। कोई बात नहीं, पेपर में भी खो जाना जाके, है ना? फिर पेपर में लिस्ट में जब नाम आएगा ना, वहां तुम्हारा नाम खो जाएगा, खोए खोए रहो। देखना मैम, नाम मिल ही नहीं रहा है मेरा, तो खोया खोया है कहीं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या है? सी आप दे रहे हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कई बच्चे बी दे रहे हैं, वियोजन सामर्थ्य, जिसको डिस्क्रिटनेस कहते हैं। देखिएगा भाई, मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। जैसे वर्तमान में मैं स्टूडियो में खड़ी हूँ और आप यहाँ पढ़ रहे हो और बोल किस विषय में पा रहे हो? हम चर्चा कर सकते हैं कि जो कल का प्रोटेस्ट हुआ है ना, तो जो चीजें हमारे सामने घटित नहीं हुई हैं और उनके विषय में हम बैठकर बोल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, उसको विस्थापन कहते हैं। भाषा विज्ञान में उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। कि जिसमें कि जो तात्कालिक समय, कि जिसमें आप मौजूद नहीं है लेकिन आप उसके विषय में बोल पा रहे हो, चाहे भूतकाल के बारे में कि कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है ना? तो उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। की प्लेस यानी कि आप उस स्थान पर हो तो आप प्लेस हो गए, प्लेसमेंट। और जहां पर आप नहीं हो तो डिस्प्लेस हो गया, आप उस स्थान से अलग होने के बावजूद भी उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसको भाषा विज्ञान में क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। वियोजन सामर्थ्य क्या है? ये ध्वनि से संबंधित है, कि ध्वनियों की अलग अलग चीजों को पहचानना वियोजन कहलाता है। ठीक है, यादृच्छिकता क्या होती है? यादृच्छिकता ये भाषा का अर्थ से संबंध बताती है, कि भाषा और अर्थ में यादृच्छिकता होती है, कि हम किसी भी शब्द को यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार उसका अर्थ प्रयोग कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ये भाषा और अर्थ में संबंध को दर्शाता है। संरचना निर्भरता क्या है? ये संरचनाओं पर काम करता है ना? व्याकरणिक संरचनाओं पर काम करता है। जब व्याकरण की संरचनाएं सिखाई जा रही हैं तो इसमें प्रश्न क्या पूछा? कि तात्कालिक समय और स्थान में आप मौजूद नहीं और उन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हैं, भूतकाल हो, भविष्य हो या वर्तमान हो, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आपका ऊपर वियोजन सामर्थ्य ध्वनि विस्थापन से संबंधित है, ध्वनियों के फेरबदल से। संरचना व्याकरण से संबंधित है और यादृच्छिकता भाषा और अर्थ से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है?
अच्छा मैम फरवरी वाला हिंदी और संस्कृत, फरवरी वाला तो मैं करवा चुकी हूँ, बाकायदा देख लेना, प्लेलिस्ट आपकी लगी हुई है। 7 फरवरी का भी करवा दिया है, 8 फरवरी का, संस्कृत का नहीं करवाया, वो करवा दूंगी, ठीक है। प्रश्न संख्या, अच्छा मैं साइड हो जाती हूँ, आप पढ़ो पहले इसको। कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब देंगे मुझे। बीस का डी दिया जयान, सही में बाबू तू खोया खोया रहता है, खोया खोया रहे। मुकेश मौर्य सी, लवलीन सी, गोलम मोस्टोफा, क्या नाम है ये, डी। तो भाई नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव। आप कह रहे हो विषय वस्तु से आगे अनुमान लगाना, अनुमान लगाना पठन का, कल मैंने आपको पढ़ाए थे ना कौशल, एप्लीकेशन वाले बच्चे करो, उनमें बताया था कि अनुमान लगाना पठन का उपकौशल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो नेगेटिव बताया है। वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना नेगेटिव है कि नहीं है ना? तो यहाँ पर आपका नेगेटिव पूछा है, वर्णमाला पर और अक्षरों पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। पठन का मतलब अर्थ पर ध्यान केंद्रित होना। किस पर? अर्थ पर ध्यान केंद्रित होना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। 21 निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? नेगेटिव पूछा है, बताइएगा कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का गुणधर्म नहीं है? ABCD। 21 नंबर प्रश्न। मैम ऐप पर क्लास है, अच्छा 12 बजे से। देखो एक क्लास आप बाद में रिकॉर्डेड देख लिया करो, क्योंकि फिर ऐसे आपकी प्रैक्टिस का टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो लगातार आपकी क्लासेस रहती हैं। तो कोई एक क्लास आप रिकॉर्डेड देखा करो और कोई आप लाइव देख लिया करो। और बेहतर है कि आप यूट्यूब की लाइव देखो, क्योंकि एप्लीकेशन की आपको बाद में रिकॉर्डेड मिल जाती है, यूट्यूब की आपको खोजनी पड़ती है, कहाँ चलेगी, अब मिल नहीं रही, फिर कहते हो मैम प्लेलिस्ट डाल दो, ये कर दो। तो यूट्यूब की आप देख सकते हो लाइव, है ना। सी ऑप्शन आप दे रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना। अच्छा व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में पूछ रहे हैं। व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? जिसमें आपकी मातृभाषा को माध्यम बनाया जाता है, मातृभाषा में आपको दूसरी भाषा के नियम याद करवाए जाते हैं या रटवाए जाते हैं। ठीक है, याद करवाए जाते हैं या फिर रटवाए जाते हैं। तो कह रहे हैं व्याकरणिक नियमों की तुलना करना। तुलना ही तो होती है कि आप, जैसे वह घर जाता है, ही गोज टू होम, तुलना हो रही है कि हिंदी में वह घर जाता है, इंग्लिश में बोल देंगे ही गोज टू होम, है ना। लेकिन द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, अगर सीधे संप्रेषण करोगे द्वितीय भाषा में तो ये प्रत्यक्ष विधि है। ये किसका गुण है? ये प्रत्यक्ष विधि का गुण है। ठीक है, और हमसे नकारात्मक ऑप्शन पूछा था। PDF कहाँ मिलेगी? टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो इसमें आपसे नकारात्मक कौन सा नहीं है? आप नकारात्मक के चक्कर में सारा भजिया पलित करे जा रहे हो, है ना। 3-4 प्रश्न ऐसे ही आए लगातार नेगेटिव, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, है ना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों को अधिक ध्यान देना, बिल्कुल करेक्ट है। आपकी व्याकरण अनुवाद विधि नियमों पर ध्यान देती है, द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों को अधिगम और अभ्यास। तो व्याकरण अनुवाद विधि के लिए तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया, और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? अधिभाषावाद, अधिसंकेतिकता, अधिसंज्ञान या रूपक। मुझे बताइएगा प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 22। डी होगा ना मैम? अच्छा कौन से का? 22 नंबर प्रश्न पूछा है, 22 का आप बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। अच्छा सी और बी, चलो भैया। सी है अधिसंज्ञान जिसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन, बी है अधिसांकेतिकता जिसको क्या है, मेटासिएमियोटिक, और ए है हमारा अधिभाषावाद। तो अधिसांकेतिकता गलत है, अधिभाषावाद गलत है, रूपक गलत है। अब ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? पहले प्रश्न देखो। प्रश्न कह रहा है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उनके द्वारा जो अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया गया, इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय किस प्रकार सोच रहे थे।
यानी कि वो क्या सोच रहे थे उस पर दोबारा सोचो, ठीक है। कैसे कि आप कैसे सोच रहे थे उत्तर देते समय, उस पर दोबारा चिंतन करो। तो अपने विचारों पर पुनः चिंतन क्या कहलाता है, उसको हम अधिभाषावाद न कहकर अधिसंज्ञानात्मकता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, मेटाकॉग्निशन कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं, अथवा परासंज्ञान भी कह देते हैं, परासंज्ञान भी कहते हैं। अब अधिसांकेतिकता ये संकेतों से संबंधित है, अधिभाषावाद ये भाषा के बारे में, भाषा पर है। ये किस पर, भाषा के बारे में, भाषा से संबंधित है। रूपक ये अलंकार होता है हमारा, है ना। तो प्रश्न का उत्तर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओके, निम्न में से क्रेशन की परिकल्पना में कौन सा वाइगोस्की के जेड पीढ़ी के समान है। कौन सा क्रेशन की परिकल्पना वाइगोस्की के जेड पीढ़ी के समान है, कौन सी परिकल्पना है। प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, परिवीक्षण या मॉनिटर परिकल्पना, बताइएगा। प्रश्न संख्या 23 का सी दे रहे हैं, निवेश परिकल्पना। वेरी गुड। ये जो आपकी बोधगम्य निवेश जिसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं इसको, इसी का दूसरा नाम है बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, ठीक है। बोधगम्य निवेश, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, और इसी को I+1 की परिकल्पना भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल, द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा क्या होगा। 24 नंबर प्रश्न, सही जवाब आपके अनुसार क्या है। यहां पर आप डी ऑप्शन दे रहे हैं 24 का, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं। देखो, अगर हम जिम क्यूमिन्स की बात करें, कौन है जिम क्यूमिन, है ना। इन्होंने दो सिद्धांत दिए, एक इन्होंने बिक्स का सिद्धांत दिया और एक इन्होंने कैल्प का सिद्धांत दिया, ठीक है। एक इन्होंने कैल्प का सिद्धांत दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल, देखो जो बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल है वो दूसरी भाषा में नहीं होता, वो पहली भाषा में होता है। आपकी जो रोजमर्रा की भाषा होती है जिसको बिक्स कहते हैं, तो पहली भाषा में होता है आपका बुनियादी अंतः वैयक्तिक कौशल, दूसरी भाषा में नहीं होता। तो यहाँ पर आप जाएंगे बी कि प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, कि आपने जो नॉलेज प्रथम भाषा में ग्रहण करी, माना आप प्राइमरी लेवल पर अपनी मातृभाषा में पढ़ते हो, तो वह मातृभाषा आपकी जो संज्ञानात्मक इनकी द्वितीय भाषा है उसको सीखने में मदद करेगी, उसको विकसित करने में मदद करेगी। तो प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, यानी कि आपकी जो दूसरी भाषा है वो निर्भर कर रही है आपकी प्रथम भाषा की अकादमिक स्तर पर, ठीक है। तो प्रथम भाषा में जो शिक्षण लिया आपने उसके माध्यम से आप दूसरी भाषा में आए हुए सिद्धांतों को बहुत जल्दी सीख जाते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका अंतर्निर्भरता यानी कि एक भाषा दूसरी भाषा पर इंटरडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही परिकल्पनाएं किसकी हैं, ये दोनों ही जिम क्यूमिन की हैं, जिम क्यूमिन ने दी थी। और कई बार कमिंस भी आ जाता है, कई जगह कमिंस नाम, जिम कमिंस या जिम क्यूमिन एक ही नाम है, ठीक। 25 निम्न में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने की तर्कसंगत नहीं ठहराता है, बताओ। शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है जब अक्षर नहीं, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाई की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से केंद्रित कर पाते हैं, शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती हैं जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं। तो आपको नेगेटिव उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 25,
ये नहीं पढ़ा मैंने, कोई बात नहीं, पढ़ जाओगे धीरे धीरे। पच्चीस का बी ऑप्शन आप दे रहे हैं। ओके। अच्छा, जब तुम छोटे थे, बचपन के दिनों को याद करो, तुमने शब्दों को पहले सीखा, याद है ना कि एपएनआर आप यहाँ भी पता ना जैसे तैसे पिट पिटा के याद हुए थे, है ना। बार बार कभी चय चरखा भूल रहे हैं, कभी अणे खाली भूल जा रहे हैं, कभी जय जहाज भूल रहे हैं, कभी रैपर इसी को ही भूल जा रहे हैं। तो भैया शब्दों की अपेक्षा अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, ये बात सही है। आपसे नेगेटिव बिंदु पूछा है, नेगेटिव बिंदु बताओ कि कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने के लिए तर्क संगत नहीं ठहरता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को वर्णमाला से पहले कविता कहानी सुनाओ। होता है ना, जब बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है उसको वर्णमाला सिखाई जाती है कि नहीं, उसको कविताएं कहानियां सिखाई जाती हैं, गेम खिलवाए जाते हैं। तो इसलिए वर्णमाला से कठिन क्या है, सॉरी मतलब शब्दों से कठिन वर्णमाला है। लेकिन शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी बड़ी इकाइयां बेहतर तरीके से केंद्रित हो पाता है। ऐसे कैसे, है ना। अभी बच्चा आरंभिक लेख पाठक है और उसको तुम बड़े बड़े पाठ पढ़ा दो, क्या वो केंद्रित कर पाएगा बेहतर तरीके से? नहीं। उसको छोटी छोटी कविताएं, 4-4 लाइन की कविताएं याद करवाई जाती हैं। पहले तो 2-2 लाइन की कविताएं याद करवाई जाती हैं, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआती पाठक बड़ी इकाइयों पर केंद्रित नहीं हो पाता है। गलत कथन आपका, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संबद्धता सृजित कर पाती है, जो कि अक्षर नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव आपका सी और सही भी सी। निम्न में से कौन सा भाषा और बोली के बारे में भाषिक रूप से सही है, मुझे बताएं। कौन सा भाषा और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? ये भी सही है कि जब आप पढ़ रहे हो मेरे से तो अपने मन की बातें भी आपसे ही शेयर करें कि मिनट मिनट में तुम कहाँ जा रहे हो, इसका उत्तर क्यों नहीं दिया, है ना। जैसे जियान है, इसका कॉल आ गया तो सॉरी मैम कॉल आ गया, सॉरी मैम मैं पानी पीने चला गया। तो हर एक बात बताओगे तुम मिनट मिनट में, है ना। कोई नहीं, मन की बातें कर लेनी चाहिए। तो बोली के बारे में सही आपको बताना है। 26 नंबर का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन आप दे रहे हैं। भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। अच्छा, भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप सभी ये दे रहे हैं, कोई और भी कुछ और देना चाहता है? देखो, यहाँ पर आपका जिसने भी ए दिया है वो यहाँ गलत है। क्यों गलत है बता देती हूँ। देखो, भाषाओं में साहित्य लिखा गया परंतु बोलियों में मौखिक परंपरा का निर्वाह करती है, सही है। भाषा और बोलियां, बोलियां भाषाओं में साहित्य लिखा गया है, बोलियां मौखिक परंपरा का निर्वाह करती हैं, ऐसा जरूर नहीं है। बोलियां जैसे राजस्थानी भाषा है एक, लेकिन उसको संविधान में 22 अनुसूचियों में मान्यता, 22 भाषाओं में मान्यता ही नहीं दी गई है। राजस्थानी हिंदी की एक बोली है, ठीक है, लेकिन राजस्थानी का अपना साहित्य है। तो बोलियों का अपना साहित्य भी होता है, ऐसा नहीं है। बोलियां और भाषाएं भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तो भैया भाषाएं और बोलियां भौगोलिक रूप से भी भिन्न भिन्न है। अगर वो भाषा वैसे तो भिन्न है भैया, बोलियों में भौगोलिक रूप से अंतर आता है कि इस स्थान पर गए तो यहाँ की बोली अलग है, इस स्थान पर गए तो भौगोलिक रूप से भी अंतर होता है। ठीक है, लेकिन भाषा और बोली में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं मैम ए क्यों नहीं है? तो देखो, भाषाओं की अपनी लिपि होती परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती, ऐसा किसने कह दिया? बोली की लिपि हो ये जरूरी नहीं है, बोली की लिपि होती भी है। आप हिंदी, आप राजस्थानी को देखो, बोली उसकी मुड़ी बढ़िया वाटी लिपि है राजस्थानी की, है ना। तो बोलियों की लिपि हो ना हो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जरूरी नहीं उनकी होती ही नहीं है, ऐसा कहना गलत है। फिर आ गया भाषा और बोली में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है ना, कि आप कह दो ये भाषा ये बोली है। देखो, भाषा को भी बोला जाता है, बोली को भी बोला जाता है ना। इनको हमने एक राजनीतिक स्तर पर कह दिया, राजनीतिक स्तर पर कि ये भाषा कहलाएगी, ये बोली कहलाएगी, है ना, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जो संविधान में इनको बोली कह दी, इनको भाषा कह दिया गया, लेकिन ये कहना कोई इनका सुपरिभाषित अंतर नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई विभाजन की रेखा नहीं खींची गई है, ये तो
भौगोलिक कारणों या राजनीतिक कारणों के कारण हमने क्या है, इनका अंतर बता दिया कि कोई भौगोलिक और राजनीतिक कारणों कारण ये भाषा है। यानी कि जैसे राजस्थानी की बात कर लो कि राजस्थानी हमारी क्या है, भाषा है, लेकिन वो बोली है हिंदी भाषा की, वो स्वतंत्र भाषा नहीं है, है ना। राजस्थानी का अपना साहित्य भी है, न केवल राजस्थानी और भी ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं, है ना। और चूंकि उसको 22 भाषाओं में मान्यता नहीं दी गई तो इसका मतलब वो भाषा नहीं है ना, वो बोली हो गई। तो राजनैतिक सामाजिक कारणों या भौगोलिक कारणों के कारण वो बोली या भाषा है, लेकिन ये कोई सुपरिभाषित अंतर नहीं है आपका, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाजें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है, कूजन, भाषिक वाक, ध्वनिग्राम या बबलाना, बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 27। सत्ताईस का आप डी दे रहे हैं कि बबलाना? 27 लिखो तो सही। सभी ने डी दिया है, ए दिया मीनू, मीनू इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रही हो। जयप्रकाश ने भी ए दे दिया। क्विंग, क्विंग तो आपका जो जन्मजात शिशु होता है ना, जो पैदा होता है, पैदा होने के बाद शुरू के 2 महीने बच्चा क्विंग करता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 7 महीने का शिशु है, स्वर और व्यंजन मिश्रित ध्वनि जहां पर आ जाए वहां हम बबलाना करते हैं, ठीक है। जहां भी स्वर या व्यंजन आ जाता है कि बच्चा स्वर व्यंजन युक्त ध्वनियों का क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो बबलाना, बैबलिंग से संबंधित है, ठीक है। वो किससे संबंधित है? वो बैबलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट चलें 28। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सभी जवाब देते रहिएगा, सभी। अट्ठाईस का ए दिया सुमिरन, मंजीत ए, सभी ए दे रहे हैं, देख लो। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, वेरी गुड। इसे भी गलत करोगे क्या? नहीं करेंगे। किसके द्वारा भाषार्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? बच्चे 4-5 वर्ष की अवधि के भीतर कैसे भाषा योग्य बन जाते हैं? तो किसके द्वारा भाषार्जन उपकरण की अवधारणा व्याख्या नहीं की गई, मुझे बताएंगे। 29 का सही जवाब, ABCD 29। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं। प्रश्न को समझो पहले, फिर उत्तर दो। कुछ को प्रश्न भी नहीं समझ में आया। देखो, किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण, जिसको हम LED भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं, इसकी अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है। अगर आप डी देखो कि 4 से 5 वर्ष की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं, इसकी व्याख्या कौन कर रहा है? भाषा अधिग्रहण यंत्र। कारण क्या है कि बच्चा 4 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर ही भाषा सीखने योग्य बन गया। कैसे बना? भाषा अधिग्रहण यंत्र के कारण, क्योंकि जन्मजात इनबिल्ट उसके अंदर क्षमता होती है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, तो नेगेटिव छांटना है। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा अधिग्रहण यंत्र। कारण क्या है? भाषा अधिग्रहण यंत्र से सीखते हैं। बच्चे की भाषिक उत्पाद उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है ना। भाषिक उत्पाद यानी कि बच्चा जो सीख रहा है उससे अधिक उसका क्या है, जो उसने निवेश से सीखा है वो ज्यादा है जो उसने सीखा उसके मुकाबले। निवेश का मतलब वातावरण से, माहौल से जो उसने सीखा, तो उसके परिवेश से सीखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाषा अधिग्रहण क्षमता थी। लेकिन बच्चे आकृति मूलक भाषा सीखते हैं। क्या आकृति मूलक का मतलब है? व्याकरण। आकृति मूलक भाषा तो बच्चे कहाँ सीखेंगे? लर्निंग करेंगे, अधिगम करेंगे, सेकंड भाषा के रूप में सीखेंगे। तो आकृति मूलक भाषा बच्चा किससे नहीं सीखता? अधिग्रहण यंत्र से नहीं सीखता। तो अधिग्रहण यंत्र के माध्यम से तो मातृभाषा को अर्जित करता है, ठीक है। आकृति मूलक का मतलब व्याकरण संरचना जब सीख रहा है तो उसका अधिग्रहण यंत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया
कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है, बताइएगा, जल्दी बताएं। ABCD प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब। हाँ भाई, 30 का क्या जवाब आप दे रहे हैं? सी, कि सामाजिक भाषिक चर। पक्का? सामाजिक सांस्कृतिक चर क्यों नहीं हो सकता? देखो, सामाजिक सांस्कृतिक चर तो संस्कृति से संबंधित है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है, लेकिन प्रश्न पूछा बोलने चालने में, तो भाषाई विविधता है, आपकी भाषिक चर कहलाएगा, है ना? तो ये हमारा सामाजिक भाषिक चर हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है, बताइएगा। आकलन के बारे में जो सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, आपका ये 15 दिसंबर 2024 में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, 15 दिसंबर 2024 के पेपर 1 में पूछे हुए प्रश्न है और पेपर 1 की भाषा 1 के रूप में जो हिंदी लेते हैं। अच्छा, यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या 31 का जवाब देंगे मुझे, क्या होगा? नेगेटिव डी दिया। अच्छा जी, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कौन? आकलन के बारे में सही नहीं है भैया। आकलन, मैं आपका आकलन कर रही हूँ, आप गलत बता रहे हो। तो ठोस साक्ष्य है कि तुम्हें पता ही नहीं है ना? कि ठोस साक्ष्य है कि तुमने करा नहीं ढंग से, है ना? तो आकलन ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है, सीधी सी बात है। लेकिन क्या गलत है? तो केवल अध्यापक द्वारा किया जाता है, ये गलत है। केवल शब्द नेगेटिव होता है, बच्चे खुद भी तो कर लेते हैं आकलन, स्वाकलन होता है ना? असेसमेंट एज लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पीयर असेसमेंट भी होता है, बच्चे समूह में एक दूसरे का आकलन करते हैं, लेकिन केवल अध्यापक द्वारा किया जाए, ये गलत है। अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्यों? बताइएगा। प्रश्न संख्या 32। का सही जवाब क्या होगा? गलतियां विद्यार्थी की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती हैं। गलतियां अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती हैं। अधिकतर त्रुटियां विद्यार्थियों के अनियत दृष्टिकोण के कारण होती है। गलतियां विद्यार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। बताओ। यहां पर आप डी ऑप्शन दे रहे हैं कि गलतियां विद्यार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। बिल्कुल करेक्ट है। कमियों की ओर संकेत करना नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अवधारणा विकास को प्रदर्शित करती है। गलतियां हमेशा आपके अधिगम का क्षेत्र हैं। गलतियां बताती हैं कि अधिगम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्टीफन क्रैशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? क्या अर्जित किया गया है? सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है। शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो और पर्याप्त समय हो। यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। बताइएगा। 33 का जवाब देंगे, क्या होगा? मॉनिटर परिकल्पना के बारे में सही नहीं है। आप सी और डी दे रहे हैं। डी क्या है? यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। अच्छा, हम 33 पर गए हैं और आप सी और डी दे रहे हो। देखो, शिक्षार्थी तभी मॉनिटर करते हैं जब उन्हें नियमों की पर्याप्त जानकारी हो। ये तो बात सही है, लेकिन हमें नेगेटिव छांटना है। ये द्वितीय भाषा अर्जन के मध्य भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल, जो मॉनिटर परिकल्पना है ये किसने दी? ये स्टीफन क्रैशन ने दी, और स्टीफन क्रैशन का सिद्धांत था द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत। ठीक है, ये अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। बिल्कुल, आप अर्जन और अधिगम की अर्जन के माध्यम से, यानी कि जो अधिगम करे दूसरी भाषा का, आप उसको अर्जित कर सकते हो। तो ये अर्जन और अधिगम के संबंध पर आधारित है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या अर्जित किया गया? सीखे गए की मॉनिटरिंग करना बिल्कुल गलत है। क्या अर्जित किया गया? ये नहीं, जो अर्जित किया है
वह समझ में आया या नहीं आया, क्या अर्जित किया, कितना अर्जित किया, वो नहीं, जो आपने सीखा वो शुद्ध सीखा या अशुद्ध सीखा। मॉनिटर करने का मतलब क्या है, सही गलत की जांच करना, ठीक है। तो क्या अर्जित किया ये नहीं, कैसे किया, सही या गलत, इसकी जांच करना मॉनिटर होता है। तो मॉनिटर का मतलब क्या अर्जित किया, सीखे गए की मॉनिटरिंग करने में मदद करता है, ये गलत हो जाता है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है, मुझे बताइएगा, कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है। समय लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण है। पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसे होने वाले आकलन की युक्तियां, पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित परीक्षाएं, लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले, सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। तो मुझे बताएंगे 34 का सही जवाब क्या होगा। 34 नंबर प्रश्न, जब एक शुरुआती पाठक पाठ्य वस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठ्य सामग्री से अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगा। जब बच्चा अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना मतलब कि पूर्व ज्ञान, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वही तो है सामान्य ज्ञान, है ना, वह अर्थ निकालना चाहता है। जब बात अर्थ पर केंद्रित हो, सारांश पर केंद्रित हो, तब वहां पर क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। कौन सी, टॉप डाउन अप्रोच होती है। अब मुझे बताएंगे टॉप डाउन अप्रोच के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अगर आया तल ऊर्ध्वगामी, तल का मतलब होता है बॉटम, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, तो बॉटम अप उपागम है, ये नहीं होगा। तल अधोगामी, तो बॉटम है तल, ये भी गलत है। लेकिन ऊर्ध्व अधोगामी, ऊपर से नीचे आना, इसलिए यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी को टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, अगला प्रश्न जिसको कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका HW है ना। हमने 35 प्रश्न करे आज की क्लास में और यहीं तक आपका सेशन रखेंगे कि कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।